सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, इसका समय है लगभग 275 ईसा 275 से 550 ईस्वी तक। जब भारत में मगध साम्राज्य शक्तिशाली हो गया, मौर्य प्रशासन उसमें शासन कर रहा था। उसके बाद में आता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में आता है अपने सातवाहन वंश। फिर उसके बाद में आता है गुप्त साम्राज्य। तो उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुंडरकों के शासन में आ गया, जो 250 ईस्वी तक शासन करते थे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को पर्याप्त प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज की थी। अब आ जाओ, प्रथम है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो किसने की? इसकी स्थापना की श्रीगुप्त ने। ठीक है ना। श्रीगुप्त के बाद में आता है घटोत्कच। फिर इसके बाद में आता है मुख्य चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का समय है 320 से 30 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की, लेकिन फिर उसके बाद में घटोत्कच शासक हुए तो उनका इतिहास में उतना महत्व नहीं रखता। तो हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य में पहला चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। इसने क्या उपाधि धारण की? उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके क्या हुआ? यह मौर्य प्रशासन का राजा बना। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका विवाह हुआ लिच्छवी राजकुमारी, कौन थी? कुमार देवी के साथ में चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ तथा चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में 319 या 320 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जब चंद्रगुप्त प्रथम शासन बना तो अपने राज्याभिषेक के समय उसने एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आता है समुद्रगुप्त। इसका शासन पीरियड है 335 से 380 ईस्वी तक।
जब चंद्रगुप्त पट्टू की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र समुद्रगुप्त क्या है, शासक बनता है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, यानी कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जो साम्राज्यवाद यानी कि विस्तारवादी नीति पर विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में किया है, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होंदा हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में क्या किया है, समुद्रगुप्त की सैनिक युद्धों के बारे में वर्णन किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। जो समुद्रगुप्त है ना, इसके द्वारा जीते हुए क्षेत्रों को हरिसेन ने क्या करा, 5 क्षेत्रों में बांट दिया या 5 समूह में बांट दिया। पहला है गंगा यमुना, दूसरा है 2 आपके राज्य, तीसरा है पूर्वी हिमालय के राज्य, चौथा है पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8वें राज्य, फिर 5वां है पूर्वी दक्षिण और दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं आ रहा है, यानी कि जो इलाहाबाद प्रशस्ति है ना, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में निपुणता, उसे कविराज भी कहा गया। वह संगीत में निपुणता। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई। वो विष्णु भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। लेकिन समुद्रगुप्त है ना, इसके सिक्कों पर क्या मिलता है, एक तो वीणा वादी का चिन्ह, दूसरा मिलता है अश्वमेध, पराक्रम का चिन्ह। ये तो जब इसने अश्वमेध यज्ञ कराया तब सिक्के डलवाए, बताइए खुद वीणा बजाता था, इसलिए वीणा वादी का चिन्ह इसने अपने सिक्कों पर डलवाया। अब अगला आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका समयकाल है 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। इसका नाम क्या मिलता है इतिहास में, देवराज या देवगुप्त, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ना, इसका वास्तविक नाम इतिहास में मिलता है देवराज या देवगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से राजनीति पर बैठा। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों एवं विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक, जो एक जाति थी, लड़ाकू जाति, तो जो शक है ना, लड़ाकू जाति थी, इसकी विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब जाओ कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय।
इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी जो हम सबसे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इसका समय है 414 से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। वह अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के युद्ध का सामना करना पड़ा। तो कुमारगुप्त के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता था। इसकी स्थापना किसने की? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने। अब आता है स्कंदगुप्त। इसका समय है 455 से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ये जूनागढ़ अभिलेख है ना, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख ये है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त की मलेच्छों के रूप में कुख्यात हुओं से जुड़ना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः हुओं को पराजित किया और स्कंदगुप्त ने हुओं जाति को क्या किया? पराजित किया। अब आएगा गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानते थे, यानी कि वेदों पर विश्वास करते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त वर्तमान में तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी शत प्रतिशत दिया था, यानी कि उसको भी अपने राज्य में प्रचार के लिए छूट दे रही थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और बाढ़ भी बहुत कम थे। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान, शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में हुए। जो इतने इनका नाम है ना, दोनों का ये सभी विद्वान गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में सामने आए। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार
हुआ। जो दशमलव प्रणाली कहते हैं गणित, उसका आविष्कार भी गुप्त काल में हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला प्रमाण झांसी और कानपुर अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलती है। अब आ जाओ गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य वाणिज्य व्यापार करना था। शूद्र सेवा प्रजा का था। गुप्त काल में जाति विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। क्योंकि वर्णों के आधार पर गुणों और कर्म में होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कर्तव्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां, मुर्दाओं, शक्तिकरण, अम्बष्ट, पार्श्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का एक आदर्श चित्रण प्रस्तुत होता है, यानी कि गुप्त काल में नारी की स्थिति बहुत सही थी। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। यानी कि गुप्तकालीन समाज में उस समय क्या था? 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। 4 वर्णों का वर्णन। कौन कौन से थे? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। तो पहला वर्ण हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य, चौथा हो गया शूद्र। इसका कार्य था अध्ययन करना, दान लेना। इसका कार्य था क्षत्रिय वर्ग का राष्ट्र की रक्षा करना। इसका कार्य था वैश्य का व्यापार वाणिज्य करना। और इस शूद्र का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है ना। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य था। तो एक अपना गुप्त वंश समाप्त हो गया। अब गुप्त राजाओं को याद करने की एक लाइन में आपको बताता हूं, ठीक है। गुप्त शासकों के नाम। श्री कटोच रामचंद्र समुद्र चंद्र कुमार स्कंद ये तो हो गया श्री गुप्त, कटोत्कच, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और गुप्त। ये गुप्त शासक है, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।